हेलो प्रियंका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो है हमारा 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं। अभी ये हमारा 4th चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बताती हैं किताबें और खबरें। इसके बारे में जानेंगे कि ये किन किन स्रोतों की जानकारी हमें देती है, किताब से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है। और खबर भी हमें जो है इस लेसन में हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि महापाषाण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि कब्र से भी हमें बहुत सारी चीजें की जानकारी मिलती है। तो चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो सारी चीज इसमें पढ़ना नहीं है, आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम एनसीईआरटी बुक 6 to 8 क्लास का हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों ही चैप्टर करें, तीनों ही पोर्शन करेंगे एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी जो इसमें दिया गया है वो कहानी के तौर पे दिया गया है, जिसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। केवल आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे वो जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक स्टोरी बताया गया है, पुस्तकालय में मेरी मेरी के साथ वो पुस्तकालय में क्या देखती है। तो ये सब स्टोरी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में आने वाले जो पॉइंट्स हैं उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और साथ में उसको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में से एक स्रोत जो है वो कौन सा है। तो सबसे जो पुराना साहित्यिक स्रोत है हमारा, वो है वेद। तो वेद जो है वो हमारा सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत है। और वेद का हम जानते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? सबसे प्राचीनतम स्रोत आपका वेद है। साहित्यिक स्रोत, इसको साहित्यिक स्रोत कहेंगे। साहित्यिक जो स्रोत है वो आपका वेद है। वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 आपके वेद हैं। इनमें सबसे जो पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना कितने साल पहले की गई थी, 3500 साल पहले हुई थी। सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी आपकी जो वेद है, वे है आपका, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हम जो पॉइंट्स है वो हम साइड में भी लिखते चलेंगे। सबसे पुरानी वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ये आपके डेट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऋग्वेद, इसकी रचना कब की गई थी? ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले की गई थी। ऋग्वेद में क्या क्या दिया गया है, तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं दी गई हैं, जिन्हें सुक्त कहा जाता है। तब ये सुक्त क्या होता है? जो प्रार्थनाएं होती दी गई थी उसको सुक्त कहा गया। सुक्त का मतलब होता है जिसे अच्छी तरह से बोला गया हो, अच्छे तरह से पढ़ा गया हो, अच्छी तरह से बोला जाता हो। सुक्त का मतलब यहाँ दिया हुआ है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति जो की जाती थी उनकी, उसी के लिए ये रचना की गई थी। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो 3 हैं। कौन कौन से 3 देवताएं हैं, तो ये एग्जाम में आया था कि ऋग्वेद काल के जो 3 महत्वपूर्ण देवताएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक है आपका अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवताओं के लिए ये स्तुति लिखी जाती थी। इन देवताओं में किन देवता की क्या खासियत है? जो अग्नि देवता थे वो आग के देवता माने जाते थे, इंद्र देवता को युद्ध के देवता, और सोम जो था एक पौधा था जिसमें एक खास पेय पदार्थ बनाए जाते थे। अब देखते हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचनाएं ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य अब इसमें आप देखेंगे कि ये आपका इस लाइन का इतना ही इम्पोर्टेंस है। अब दूसरा देखते हैं कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है। जो ऋग्वेद है
ऋग्वेद किस भाषा में है? तो ये आपको पाक संस्कृत संस्कृत भाषा में मिलती है। जो आज की जो संस्कृत भाषाएं पढ़ाई जाती हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग माना जाता था। या इसको वैदिक साहित्य भी कहा जाता है, वैदिक संस्कृत संस्कृत भी कहा जाता है, वैदिक संस्कृत। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संस्कृत किस भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। तो भाषा परिवार क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे देशों की भाषाएं, जिसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज होती हैं, दोनों बहुत सारी सामान्यताएं होती है, उसको भाषा परिवार कहा जाता है। तो इस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती थी? तो जो संस्कृत है वो आपका भारतीय भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। संस्कृत किस भाषा परिवार से जुड़ा है? तो संस्कृत भाषा जो है वो भारतीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। पूरा जो भाषाएं हैं वो कितने भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं? तो चार भाषा परिवार हैं। पहला हो जाएगा आपका भारतीय, जिसमें भारत प्लस यूरोप ये सम्मिलित है, इनके भाषा परिवार सम्मिलित है। इसमें आपका आ जाता है कि भारत की कई भाषाएं आ गई, जैसे असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, ये सारे भाषा भारत की हैं। और साथ में ही आप देखेंगे कि फारसी और यूरोपी की बहुत सारी भाषाएं, जैसे है अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश, ऐसी भी भाषाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इन इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो भाषाएं का जो शब्द होता था ना, उसमें बहुत सारी सामान्यताएं एक जैसी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए आप देखें तो जैसे मातृ शब्द जो होता था वो संस्कृत का भाषा है, माँ हिंदी का है, और मदर जो है वो इंग्लिश का भाषा है। जो इंग्लिश है वो आपका यूरोपीय भाषा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये तीनों का जो शब्द है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए इसको एक ही भाषा परिवार का माना जाता है। ये सबसे ज्यादा जो भाषाएं हैं वो भारतीय भाषा परिवार से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि उपमहाद्वीप के दूसरा जो भाषा परिवार है वो कहाँ बोली जाती है। तो पूर्वोत्तर प्रदेश में जो भाषाएं परिवार बोली जाती है वो उसको कहा जाता है तिब्बत, तिब्बत वर्मा भाषा परिवार। तिब्बत वर्मा पर ये आपका पूर्वोत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तीसरा जो है आपका भाषा परिवार वो है आपका जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, उसको कहा जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सा आता है? तो ये आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, मलयालम और मलयालम, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। और जो चौथा है आपका वो मध्य भाग में जो बोली जाती है, भारत जैसे हो गया झारखंड और मध्य भारत में के हिस्से में जो बोली जाती है वो भाषा परिवार है। इसको ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाटिक एशियाटिक भाषा परिवार कहा जाता है। ये आपका चौथा हो गया, ये मध्य भाग में बोली जाती है, मध्य भारत में बोली जाती है। तो आप समझ गए कि इतने सारे भाषाएं जो है उन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत किस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ भाषा है। तो वो है आपका भारतीय। इससे एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस भाषा परिवार को ध्यान में रखना है। 1 मार्क्स का आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। कभी आपसे भारतीय के बारे में पूछा जाएगा, कभी
कि तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में कौन सा भाषा बोला जाता है, 21 क्षेत्र की भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से भाषाएं आती हैं। तो इस तरह से कोई एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ये चारों आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि ऋग्वेद का जो उच्चारण है, अब इसका जो छापने का काम है वो अब हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो जो इतिहासकार होते थे और जो पुरातत्ववेत्ता होते थे, इन दोनों में क्या अंतर था। तो जो पुरातत्ववेत्ता होते थे वो अतीत के बारे में जानकारियां जो इकट्ठे करते थे, वे ज्यादातर कैसे होते थे, भौतिक अवशेष के रूप में होते थे। वे जानकारियां या तो किसी भौतिक जो वस्तुएं होती थी उसको खोजकर वे उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करते थे, उस समय के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते थे। लेकिन जो इतिहासकार होते थे वे लिखित भौतिक अवशेष के साथ साथ लिखित अवशेष, लिखित स्रोत पर भी का भी उपयोग करते थे अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो ऋग्वेद एक ऐसा वेद था, एक ऐसे साहित्यिक स्रोत थे जिससे उस काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जो ऋग्वेद की कुछ सूक्त जो है वो वार्तालाप रूप में दर्शाया गया है। सूक्त का मतलब क्या होता है, जो मतलब अच्छे से बोला गया हो। तो सूक्त में ज्यादातर क्या देखा जाता है कि जो लोगों का आपस में बोलचाल होता था, जो आपस में वार्तालाप बातचीत करते थे, उस पे भी आधारित होता था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे, और साथ में देवियां के रूप में जो पूजित की जाने वाली जो नदियां होती थी, जैसे आपका व्यास हो गया, सतलज हो गया, उसके बीच में भी संवाद का यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे उसका उदाहरण दिया गया है, सूक्त के रूप में दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका है, ये आपका ऋग्वेद के एक पन्ने का ये पिक्चर दिया गया है। ये किस चीज पे लिखा गया था उसके बारे में बताया गया है। तो अब ये देखेंगे कि ये ऋग्वेद का एक पन्ना है, ये पांडुलिपि पे लिखे जाते थे। आप पहले भी जान चुके हैं कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो एक कश्मीर क्षेत्र में भुर्ज नामक एक पेड़ की छाल से बनाया गया होता था, जिसपे ये लिखावट का काम किया जाता था। तो ऋग्वेद की जो पांडुलिपियां एक पन्ना है, ये जो पिक्चर है। दूसरा है कि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपियां कश्मीर में पाई गई थी। ये हम जानते हैं कि कश्मीर क्षेत्र में ही ये भुर्ज नामक वृक्ष पाए गए हैं, और उसकी छाल से ही ये पांडुलिपियां जो पन्ने होते थे वो बनाए जाते थे। ये लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को पहली बार इन पे छपाई का जो काम होता है वो किया गया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनका अनुवाद किया गया था। ये आज के कहाँ पे ये मिलते हैं, ये पांडुलिपियों को अभी भी अच्छे से सुरक्षित रूप में रखा गया है। ये पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी ये सुरक्षित है, जो पांडुलिपियां पे लिखी गई थी। दूसरा देखते हैं, ये जो अभी बताया गया है कि सूक्त में वार्तालाप का भी उदाहरण दिया गया था, कि विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो वार्तालाप था उसको सूक्त के रूप में दर्शाया गया था। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, इससे आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मेनली आपको जो जो देखना है उसको हम लोग देखते चलेंगे। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में यहाँ पे दिया गया है कि मवेशी, घोड़े और रथ, इसके बारे में। तो ऋग्वेद के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम में जो जो शासक होते थे ऋग्वेद में, मवेशियों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जो धन के रूप में इस्तेमाल करते। बच्चे को खास करके पुत्र की कामना की जाती थी, पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता था। घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। तो आपको जो ऋग्वेद के जो प्रार्थनाएं मिलती है उसमें इन तीन चीजों का विवरण मिलता है। इसके अलावा देखते हैं कि जो घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, जिसके पास जितना अधिक मवेशी होता था, मवेशी होता था, उनको ज्यादा संपन्न समझा जाता था। कि इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर भी लाया जाता था। जो राजाएं लड़ाई करते थे, जहां पे वे विजय प्राप्त करते थे, उस जगह से वे इन मवेशियों को, चाहे वो घोड़ा हो या मतलब जो भी उस टाइम के थे, गाय भी होती थी, घोड़े का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो उनको वो लोग जीत के लाते थे। इसके अलावा लड़ाई में वे जमीन के लिए भी लड़ते थे।
ऋग्वेद काल में जो देखेंगे कि लड़ाई किन किन चीजों के लिए होती थी। तो एक तो मवेशियों के लिए करते थे, दूसरा वे लड़ाई जमीन के लिए भी करते थे। वो जमीन कैसी जमीन होती थी? तो वो चारागाह भूमि होती थी जहाँ पे इन जानवरों के लिए चारे उगाए जाते थे। साथ में जौ जैसी फसलें भी उगाई जाती थी जो जो बहुत ही जल्दी में उग जाता था, उपजाया जा सकता था। ऐसी जगहों को भी वो लोग, जमीन को भी वो लोग लड़ाई में जीत के लाते थे। कुछ लड़ाइयाँ तो पानी के लिए भी की जाती थी, पानी के स्रोत के लिए। कुछ लड़ाइयों में आप देखेंगे कि लोगों को बंदी बनाया जाता था जिसको दास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे देखते हैं कि युद्ध में जीते गए धन का वे लोग कहाँ कहाँ बंटवारा करते थे। जो धन जो जीत के लाते थे उनको सरदार रख लेते थे। कुछ हिस्सा जो होता था वो पुरोहित को दे दिया जाता था, जो ये प्रार्थनाएं ये सब लिखते थे या यज्ञ करवाते थे, उनको भी कुछ हिस्सा दिया जाता था। शेष धन जो होते थे वो आम लोगों में बांट दिए जाते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। और यज्ञ में क्या होता था, आग की आहुति दी जाती थी। साथ में इसके अलावा अनाज घी, आहुति किन किन चीजों, जो देवी देवताओं को जो आहुति दी जाती थी वे किन किन चीजों से दी जाती थी? घी हो गया, अनाज से भी दिया जाता था, और साथ में जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अधिकांश जो पुरुष होते थे इन युद्ध में भाग लेते थे। ज्यादातर युद्ध में कौन भाग लेते थे? तो पुरुष लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। जो भी शासक था, इसलिए माना जाता है कि उस टाइम के जो भी शासक वर्ग थे उनके पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। लेकिन लोग सभा में मिलते जुलते रहते थे। ये जो भी पुरुष लोग जो लड़ाइयाँ लड़ती थी वो सभाएं भी करते थे, और उस सभा में युद्ध व शांति के विषय पर बातचीत करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे लोग अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। इन जो यहाँ पे जो सभाएं की जाती थी ऋग्वेद काल में, उन सभाओं में सरदारों का चुनाव होता था जो एक बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द क्या क्या है। उस यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है, लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द, मतलब ये उस टाइम की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कर रही है। सामाजिक व्यवस्था किस तरह का था? तो लोगों का जो वर्गीकरण किया गया था वो आपका काम के आधार पर किया गया था। यहाँ पे अभी तक जाति के आधार पे कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। काम के आधार पे, भाषा के आधार पे, परिवार और समुदाय के आधार पे, या निवास स्थान, या फिर कहे तो सांस्कृतिक जो उनकी परंपराएं होती थी उसके आधार पे उनका वर्गों का विभाजन किया गया था। ऋग्वेद में लोगों की जो विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्द ऐसे मिले हैं, जैसे ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। उस टाइम में दो वर्गों का उल्लेख मिलता है। पहला तो आपका पुरोहित पुरोहित वर्ग, जो ब्राह्मण कहलाते थे तथा तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरा जो वर्ग था वो राजा का था, एक पुरोहित और दूसरा राजा का। तो इसमें आप देखेंगे कि जो राजा होते थे वो उनका क्या स्थिति था। तो राजा वैसे नहीं होते थे जो अभी के काल के जो भी हम देखते हैं, या मध्यकाल में जो भी हम राजा के शासन प्रणाली को देखते हैं, तो उस टाइम का राज्य व्यवस्था उस टाइम में नहीं देखने को मिलता है। जो ऋग्वेद काल में जो राजा होते थे वे, उनके बारे में क्या मिलता है कि वो किसी बड़े महल में नहीं रहते थे, उनकी कोई राजधानी नहीं होती थी, उनके पास कोई सेना भी नहीं होती थी, ना ही वे जनता से कर वसूलते थे। कर वसूलने का भी काम नहीं करते थे। प्रायः राजा की अगर मृत्यु भी हो जाए तो उनका कोई उत्तराधिकारी बेटा नहीं बनता था। मतलब शासक जो नहीं बन जाता, मतलब एक आम आदमी के बीच से ही जो चुनाव किया जाता था सरदार का, वही उस टाइम के शासक माने जाते थे। उनको इस तरह का कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं था कि उनका जो बेटा होगा वही उनका उत्तराधिकारी होगा। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि जो ऋग्वेद काल में एक तरह से देखा जाए तो जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो उसके बाद के सामाजिक व्यवस्था से काफी बेहतर थी। अब उत्तर वैदिक काल में जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आने के बाद जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। वो काफी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा जितना कि ऋग्वेद काल में देखने को मिलता है।
तो मेनली जो इस चैप्टर में हम लोग देखे हैं, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, वो आपका यही इतना ही है कि इसमें आपको एक भाषा परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है कि वर्गों का विभाजन किस आधार पे किया गया था, तो वो काम के आधार पे किया गया था। दूसरा क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि इतिहासकार और पुरातत्ववेद में क्या क्या अंतरें हैं, ऋग्वेद कितने हैं, किस सदी किस साल में इसकी रचना की गई थी, ऋग्वेद का, इनका इसमें कितनी प्रार्थनाएं दी गई हैं, तो 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं मिलती हैं, जिसको सूक्त कहा जाता है। इसके अलावा जो ऋग्वेद की जो भाषाएं हैं वो कौन सी भाषाएं हैं, तो वो आपका पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है, वो है। तो ये आपका अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और ये आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक